तो अभी देखो और लोग ने ज्वाइन नहीं किया, 2 मिनट में कर लेते हैं, तब तक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। हॉट फुट बाथ नेचुरोपैथी में होता है और मैंने जितने भी पेशेंट्स को कराए हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। मतलब अगर ख़राब रिजल्ट भी आया तो 60% रिजल्ट आया ही है। अदरवाइज कंजेशन वगैरह के केस में विद इन 1 सिटिंग 100% रिजल्ट आया है। रेयर केसेस में होता था दोबारा रिपीट करना पड़े। स्लीप वगैरह के केस में 100% रिजल्ट है, बट स्लीप के केस में ये नहीं है कि आपने एक बार करा दिया तो आराम आएगा और डेली करना पड़ेगा। इसी तरह से हाई बीपी के केस में है, वहाँ पर भी आपको डेली करना पड़ता है, या आपके पैरों में दर्द है तो वहाँ पर डेली करना पड़ता है। तो नॉर्मली मैंने अपने पेशेंट्स को तो करा है, मेरे पेशेंट्स में बहुत शानदार रिजल्ट है। शुरू से ही 2018 से मैं करा रही हूँ और मेरे पास सीनियर सिटीजन्स आते थे जो खास करके मेरी बात को पूरा श्रद्धा विश्वास से मानते थे। तो यहाँ पर नेचुरोपैथी या आयुर्वेद में आपको मैं बता दूं कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है, आपका ऑरा बहुत काम करता है, आपकी बात को लोग वाकई कितने अच्छे से लेते हैं। तो उन लोग के केस में रिजल्ट आया था, बट अभी मेरे साथ हुआ, मेरे नोन में एक डॉक्टर है हरिद्वार की, वो गवर्नमेंट में पोस्टेड है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि पेशेंट बहुत डिस्टेंट है मैम, और शायद हो सकता है गरीब और थी तो दवा भी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, और दवा लेने कैसे आएगी पेशेंट। मतलब कभी होता ना कि कोई इंसान इतना दूर बसता है कि वहाँ पर मेडिसिन आप इजीली जा नहीं सकती। खास करके ये सब चीज़ें पहाड़ों पर ज़्यादा तकलीफ होती है, आपको पता है, क्योंकि आयुर्वेदिक स्टोर हर जगह नहीं होता है। मैं विशाखापट्टनम में थी, मैं आपको बताऊं, वहीं पर भी बहुत मुश्किल थी कि हम लोग जहाँ रहते थे सी के पास में, तो वहाँ से जो मेन सिटी थी वो करीब 25-30 किलोमीटर था। और वो 25-30 किलोमीटर आपको पता है कि जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का टाइम नहीं लेता है जाने में, और साथ में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होते, मतलब हर ब्रांड की दवाएं नहीं मिल पाती या हर कंपोजिशन चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो उस पेशेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही था, और पेशेंट हाई बीपी की थी। और हाई बीपी के अलावा जो मैम ने मुझसे जब शेयर किया था तो मेन उन्होंने ये शेयर किया कि उसको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और किसी चीज़ से आराम नहीं पड़ता है। मतलब जैसे होता है ना, सिंपल कुछ चीज़ें रेस्ट वगैरह करने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने उनको बोला था मैम हॉट फुट बाथ कराइए, और तरीका मैंने बता दिया था। तो हॉट फुट बाथ उन्होंने कराया पेशेंट को, करने के लिए मतलब बोला। और उसके बाद पेशेंट की हालत ये है कि उसके बाद वहाँ पर मतलब हरिद्वार मतलब सॉरी, देहरादून वगैरह के पास में हिली एरिया में कोई मंदिर था काफ़ी ऊंचाई पर। वो पेशेंट चढ़कर गई उस दिन, और उसको लगा कि आज तो मेरे पैरों का बहुत हाल बेहाल होगा, बट उसके पैरों में कोई तकलीफ नहीं हुई। उस दिन के बाद से उस पेशेंट के अपने पैरों का दर्द बहुत अच्छा है, नमनेस वगैरह बहुत अच्छा है, और उसको बीपी वगैरह में भी बहुत आराम है, नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि यू कैन ट्रीट योर पेशेंट विदाउट मेडिसिन टू, क्योंकि आपको आपके आयुर्वेद में खुद ही कहता है ना कि आहार जो होता है परम औषध होता है। तो लंघनम परमम औषधम एक चीज होता है, और आहार के केस में महौषध वर्ड मोस्टली यूज करते हैं। जैसे शुंठी के केस में विश्व भेषज वर्ड यूज करते हैं। ये सब चीजें आप लोग को याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कई बार लिखने को आता है, और हो सकता है पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो जरूर पूछा जाता है। तो ये एक हॉट फुट बात है, बहुत सिंपल काम करता है, मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। सिंपल काम करने मतलब बहुत सिंपल तरीका है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो बकेट में गर्म पानी ले लें जितना अवेलेबल है। हालांकि मैंने तो प्रॉपर कंटेनर रखा है कि जिसमें ऐड करते रहते हो पानी बीच बीच में। हालांकि 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। 10 मिनट के लिए क्या करना है, पेशेंट को उस बाल्टी वाले पानी में, मतलब उस पर चेयर पर बैठ जाइए, पैर रख लेंगे उसमें, घुटने तक के आसपास का लगभग पानी रहे, और चेयर सहित होल बॉडी को कवर कर देना है, जैसे अपने यहाँ स्टीम वगैरह लेने में होता है। नेक के रीजन का ऊपर का हिस्सा बस खुला रहेगा, वही समझो सांस लेना है, और पूरा चेयर सहित बकेट सहित पूरा एकदम आपका बॉडी कवर रहेगा। 10 मिनट के लिए आप उस गर्म पानी में बैठेंगे, और तुरंत उससे निकल करके क्या करेंगे, आधा से 1 मिनट के लिए पैरों को तुरंत धोना होता है। अगर कोई हाई बीपी वगैरह का पेशेंट है, बहुत गर्मी वर्मी के मौसम में इस ट्रीटमेंट को करा रहे हो, तो फिर सर पर आप गीली तौलिया वगैरह रख सकते हो, जो हमारे यहाँ स्टीम के लिए होता है, कि स्वेदन जब हम करा रहे होते हैं तो इस तरह के प्रिकॉशंस रखने होते हैं। हालांकि मैंने आज तक किसी पेशेंट के लिए नहीं रखा है, और क्योंकि मेरा कोई पेशेंट ऐसा क्रिटिकल फॉर्म वाला नहीं था कि जिसको इतनी ज़्यादा परेशानी हो। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को उसी नंगे पैरों में ही टहलना होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट टहलना होता है। 10 से 15 मिनट में पूरी बॉडी उसकी ठीक हो जाती है। शर्त ये होती है कि जब तक पूरा ट्रीटमेंट चलता है, मतलब आप चाहे गर्म पानी में हो, चाहे नॉर्मल पानी में आए, और चाहे वॉक किया, उतने टाइम तक डायरेक्ट फैन के एयर में नहीं आना होता है, या डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना होता है, और फैन नहीं चलना चाहिए।
अगर ये करते हो, खास करके ये सब ट्रीटमेंट करना बीच के वेदर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चिल्ड ठंडी में भी नहीं कर सकता पेशेंट, चिल्ड गर्मी में भी नहीं कर सकता। हालांकि ट्राई करेगा तो कर सकता है, मतलब इच्छा शक्ति पर, आपके सत्व पर बहुत डिपेंडेंट होता है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हाई बीपी के केस में आपको डेली करना पड़ेगा, नींद की प्रॉब्लम में डेली करना पड़ेगा, पैरों के दर्द में भी हो सकता है। शुरुआत में 1 वीक लगातार कर लो, उसके बाद 1-1 दिन 2-2 दिन छोड़कर भी करेंगे तो काम चलेगा। और कंजेशन के केस में तो 1-2 सिटिंग में ही आराम आ जाता है। और मैंने तो आज तक एक सिटिंग में ही सारे लोग को देखा है। जो थोड़ा चूंचा करते हैं या जिनको नेचुरोपैथी या आयुर्वेद वगैरह पर विश्वास नहीं रहता, उनको सेकंड सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब सीवियर कंजेशन, मतलब मैंने वहाँ तक कराया है जहाँ पर एलोपैथी रिजल्ट नहीं दे रहा होता है। और कई बार ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको होता है कि मैम मुझे दवा नहीं खानी है, या कई सारी माएँ होती है ना, एलोपैथी खिलाते हो तो अपने बच्चों को एक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, बट आयुर्वेद देना होता है तो उनके चूंचा शुरू हो जाता है, वो कुछ न कुछ इफ एंड बट लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को भी आप कुछ थेरेपीज़ होती हैं उनसे बढ़िया ट्रीट कर सकते हो। जैसे अपने आयुर्वेद में बहुत सारे लोकल थेरेपीज़ हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को ये भी रहता है मुझे इतनी सारी दवाएं नहीं खानी है। वो मुश्किल से चाहते हैं 1 या 2 दवाएं खाना, या 3 दवाएं। तो बहुत दिमाग में रखो कि दीपन पाचन और लोमन वाली जो दवा दे सकते हो, या पुराने वैद्यों की तरह काम करो कि दीपन पाचन लोमन सब एक साथ बना करके वो लोग दे देते थे। हालांकि यह है कि दीपन वाला द्रव्य आपको हमेशा खाना खाने से पहले देना चाहिए, आधा 1 घंटा पहले। पाचन का द्रव्य खाना खाने के बाद देना चाहिए। और जो अनुलोमन वाले द्रव्य होते हैं, अपान के काम पर करना होता है, तो अपान का काम मतलब होता है कि जस्ट बिफोर द मील, जो आपने 11 औषध काल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पुराने वैद्य अपना जो भी उनकी समझ होगी, क्योंकि भाई पुराने वैद्यों को मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहती, और वाकई बहुत बढ़िया करते थे, जो अच्छे लोग थे। जो इधर उधर के थे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर पुराने वैद्यों का बहुत बढ़िया बहुत सारी चीज़ों का अनुभव था। तो आप ये काम कर सकते हो, और साथ में अपनी जो थेरेपीज़ हैं, चाहे नस्य है, चाहे नाभिपूर्ण है, चाहे पादाभ्यंग है, और चाहे कटिबस्ती है, इस तरह के सारे काम, और चाहे मर्म है। और जब आप अभ्यंगम करा रहे हो, मतलब कि कटिबस्ती वगैरह के टर्मोलॉजी में अभ्यंग जारा स्नेहन शोधन टाइप से, तो वहाँ पर साथ में मर्म पॉइंट्स कराते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पर अपने एक पेशेंट का वीडियो, मतलब वीडियो तो नहीं उनका शेयर किया, क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल उतने नहीं होते हैं, बट मैंने खुद बताया कि पादाभ्यंग मैंने उनको मोरी वेन्ना ऑयल से किया था, उसका क्या रिजल्ट आया। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप कराते हो तब आपको अनुभव पता चलता है, क्योंकि खुद का तो पादाभ्यंग आप नहीं कर पाओगे, है ना, वो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाएगा। बट अपना नस्य आप कर सकते हो, आप अपना नाभि पूर्ण कर सकते हो, और पादाभ्यंग की जगह सिंपल अभ्यंग डेली कर सकते हो, तो उससे भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और सस्टेन करके करिए, क्योंकि अपने लिए ज़्यादा टाइम इंसान नहीं दे पाता है, तो थोड़ा टाइम ही करेंगे तो आप लोग को अच्छे रिजल्ट पता चलेंगे। तो जब खुद को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आप अपने पेशेंट्स को भी कराएंगे, और वहीं से चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको हॉट फुट बाथ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी डॉक्टर ने बताया था, मतलब मैंने उनको बताया था। तो अभी चलिए अपना कुष्ठ शुरू करते हैं। तो कल हम लोग कुष्ठ की बात कर रहे थे, है ना। तो कुष्ठ के केस में लगभग चीज़ें हो चुकी थी, आज कुछ ही चीज़ें बाकी थी, बट एक बार हम रिपीट करते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा रिवीजन करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कुष्णाति बपु इति कुष्ठम, ये डेफिनेशन आप लोग को याद रखना चाहिए। कुष्ठ के अंतर्गत आयुर्वेद का कंसेप्ट सोचेंगे तो पूरी स्किन डिसीजेज जो होती हैं कुष्ठ में कवर होती हैं, और जो नॉर्मल क्यूरेबल जितना है वो सारा आपका क्षुद्र कुष्ठ है। महाकुष्ठ जो है वो आपका इनक्यूरेबल में आता है, इटसेल्फ सिद्धम को छोड़ करके। चरक जी ने सिद्धम को माना है, उसकी जगह सुश्रुत ने आपके दद्रु को माना हुआ है। अदरवाइज शुरुआत से आप देखोगे तो सारे जो नाम है वो चरक और सुश्रुत के समान है, लेकिन चरक और वाग्भट का पूरा समान है। ठीक है, इस बात को है। दूसरी बात है कि महाकुष्ठ में जो 7 टाइप दे रखे हैं उसमें वात पित्त कफ के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कवाथा है ना, काकड़क वाला तो त्रिदोषर था, जिसको वो कहा था। कपाल वाला वात था, कवा औपी मतलब औदुम्बर मतलब पित्त वाला था, मक मतलब मंडल कुष्ठ जो था वो कफ वाला था, पुपिक मतलब पुंडरीक जो था वो पित्त और कफ वाला था, और सिकवा मतलब सिद्धम जो था आपका कफ और वात वाला था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थी, तो उनके नाम वगैरह आपको बहुत याद रखना चाहिए। कंटेजियस होता है, और वाकई स्किन डिसीज के केस में आपको थोड़ा सा कांटेक्ट या क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करने के बोला जाता है। चाहे पीआईडी का केस हो, और चाहे एक्जिमा स्केबीज वगैरह के जो केस होते हैं, और चाहे सोरियासिस वगैरह के केस में भी इंसान एक डिस्टेंस रखता है, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो सामने वाले से आप इन्फेक्शन गेन कर सकते हो। क्योंकि ये मॉडर्न भी कहता है, और ये आयुर्वेद भी बहुत सिंपल सा मानता है कि जिस इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, कोई भी पैथोजेंस होते हैं, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो चाहे कुछ हो, या आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जिन लोग का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है उनका अधिकतर हीन सत्व होता है। और हीन सत्व वालों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं
कि ऊपर से कोई हवा भी चल रही तो उसका भी असर पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हर छोटी चीज़ से अफेक्ट होते हैं, तो वो लोग इस तरीके से चीज़ों से भी अफेक्ट होते हैं। हालांकि नेगेटिव और एनर्जी तो होती ही है, बट इस तरह की भी चीज़ें होती है। तो आप चूंकि आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर बनोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आपको रेफरेंसेस वगैरह याद रहने चाहिए। और इसमें अगर निदान की बात करो तो कुष्ठ में मेन होता है विरुद्ध आहार विहार, और विरुद्ध आहार विहार पर भी मैंने एक सेशन लिया हुआ है, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए। क्योंकि आपके पेशेंट्स को बताना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को देखोगे, जैसे अभी मैंने अपने वॉचमैन को कल देखा था, कल बुलाया था, वो बंदा नहीं आया, झूठ मूठ बोल दिया कि 10:30 बजे मेरी ड्यूटी चेंज हुई, और क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा था। आज मेरे से बोलता है कि और भी कि मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है, और पूरा फेस का जो कलर है, जो से विवर्णता वर्ड आपने देखा ही था कि कुष्ठ में वो चीज़ आता है, वो नज़र आ रहा था। पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वेलिंग भी थी। फिर मैंने तो देखते ही ना भाई समझ जाते हो, आप प्रैक्टिशनर होते हो तो, और वैसे बच्चे आप लोग भी समझ जाओगे, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम था, सिर्फ स्किन का इशू नहीं था, उसको फेस में भी पूरी स्वेलिंग थी। तो मुझे ये लग रहा था कि उसको किडनी उडनी की भी अच्छी खासी ट्रबल है। और वॉचमैन के साथ तो वैसे ही एक अच्छा काम हो जाता है कि भाई रात्रि जागरण हो जाता है। और रात्रि जागरण के अलावा जब पंजाब है तो इधर में लोगों का एक हो जाता है, बहुत गंदा सा काम हो जाता है, नॉनवेज खाना और दारू पीना। ठीक, उस दिन मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है, बहुत छोटा सा, मतलब कुछ कुछ सेकंड्स तक के वीडियो शेयर करती हूँ कि जो लोग नाइट ड्यूटी करने वाले होते हैं उनके लिए क्या कंसेप्ट होता है। आपका अष्टांग संग्रह क्लियर कट बोलता है, मैंने इस लोग के फोटो के साथ इसलिए शेयर करती हूँ चीज़ें, कि अष्टांग संग्रह आपका बोलता है कि जब कोई लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनको सुबह क्या होता है, उसके हाफ वो सो सकते हैं बट विदाउट खाना खाए। मेजॉरिटी नाइट ड्यूटी वाले क्या करते हैं, घर आते हैं, खाते पीते हैं और फिर सोते हैं। इसलिए ये बहुत तकलीफ की बात है भाई, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स कुछ चीज़ें होती हैं, बट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में भी बहुत सारी चीज़ें आप बदल सकते हो, आप बदलवा सकते हो, तभी कर सकते हो जब आपको खुद विश्वास हो। तो इसलिए मैंने आप लोग को भी बोला था कि जैसे बहुत सारे लोग समोसा खाते हो या कुछ भी खाते हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने भी कम करो, क्योंकि हम खुद उल्टा पुल्टा खाते रहेंगे तो हम पेशेंट को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, या हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हो। तो इसमें मेनली विरुद्ध आहार भी आ रहा है, और खास करके वीर्य विरुद्ध जो है, जैसे शीत वीर्य उष्ण वीर्य वाले, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको पता है कि मछली के साथ है, नॉनवेज के साथ है, इन सब सारी जगहों पर दूध नहीं पिया जाता, दूध के साथ नमकीन नहीं खाया जाता, मीठा के साथ नमकीन नहीं खाया जाता। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आयुर्वेद में एक षड्रस का अभ्यास बोलते हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए रसों का, तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय होता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मधुर रस इसलिए बोला जाता है, वैसे भी आप सोचो मधुर अम्ल लवण अगर आपने शुरुआत खा लिया तो कटु तिक्त कषाय आप कम खाओगे। और पहले जब आप खाना खाने जा रहे हो तो उस वक्त क्या होता है, वात बढ़ा होता है, क्योंकि खाने का तो पचन हो चुका है। तो इसलिए वो होता है क्या है कि कटुतिक्त कषाय पहले खा लेते हो तो वात इटसेल्फ बढ़ा था, और कटुतिक्त कषाय वाला पदार्थ खा लिया, और मधुर रस के अंदर इटसेल्फ इतनी क्रेविंग होती है कि वो आप ज़्यादा खा लोगे, तो उससे आपको इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा जो गर्म पानी से ठंडे में आ जाते हैं, मतलब गर्म से तुरंत ठंडे में जाते हैं, या बहुत सारे लोग को चिल्ड मतलब अच्छा खासा पसीना हो रखा है, चिल्ड एसी में रहेंगे तुरंत आएंगे, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस होते हैं। मतलब आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल की वजह से आपको स्किन डिसीजेस होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। उसके अलावा कंटेजियस के अलावा सुश्रुत जी ने एक चीज़ और बहुत ज़्यादा माना हुआ है, ये आप लोग को मैंने बोला था कि जब भी आपके पास कुष्ठ का पेशेंट रहता है तो उसके ट्रीटमेंट में आप ये समझो कि क्या था, इसके 4 दूसरे थे, त्वचा रक्त मांस और लसिका। तो त्वचा का मतलब रस पाचक दोगे, त्वचा रक्त मतलब रक्त पाचक दोगे, मांस मतलब मांस पाचक दोगे, लसिका का मतलब होता है स्वेदव स्रोतस या उदक व स्रोतस या तृष्णा पर जो काम करने वाले द्रव्य हैं, उन सब का समावेश करोगे। आप हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद डिसीजन लेंगे। और उसके अलावा रक्तपाचक तो आप दे दिए, रक्तशोधक कुछ अलग से भी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। साथ में कृमि इन्वॉल्व है, तो इसलिए कृमि चिकित्सा जरूर करना है। और एक चीज और बता दूं, इसी के साथ में पेशेंट अगर हीन सत्व का है, और खास करके स्किन डिसीजेज, क्योंकि कॉस्मेटिक वैल्यू ज्यादा होती है, हम सारे चेहरे पर ही तो जाते हैं, चेहरे पर मतलब दिखावे पर जाते हैं, शक्ल सूरत पर ही। तो वहां पर क्या होता है कि पेशेंट को इटसेल्फ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और जहां पर भी उसे हीन हो जाएगा, सत्व हो जाएगा, तो वहां पर आपको अगध द्रव्य भी देखना बहुत जरूरी है। तो जब अगध द्रव्य मतलब चैप्टर पढ़ते हो ना, अगध तंत्र अपना बुक, तो लगता है क्या दुनिया भर के राक्षसी तो दे रखे हैं, मतलब कि ये जानवर ने काटा, वो जानवर ने काटा। बट रियलिटी है, जब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने लोगे बच्चा, तब आपको समझ में आया कि जब आप अगध द्रव्य दोगे तो वाकई बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो अगध द्रव्यों में भी देख लो कि किस किस काटने के अलावा
बताऊंगी और कहाँ कहाँ वो काम करते हैं। या एक है तो चंपकादि अगंध है, तो चंपकादि अगंध बहुत सारी जगह काम करता है, तो उस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के पार्ट से ही सारी चीज़ें बता रही हूँ। और संप्राप्ति आप रट ही लीजिएगा, सारी चीज़ें संचरण करते हुए क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को दूषित कर देते हैं और कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं। वाग्भट जी ने साफ साफ कर लिया, पहले त्वचा दुष्ट होती है, फिर और सारी चीजें होती हैं, तो ये सब रट्टा मार लेना। वर्ण, वेदना, आकार तथा लक्षण, तो वर्ण मैंने बताया ना, इस पेशेंट का वर्ण ही अलग हुआ था, वेदना उसको थी तो, और उसका चेहरा ही अजीब देखकर लग रहा था, आकार तो अलग अलग टाइप की जगह अलग अलग स्वेलिंग थी, और उसका पैचेज भी बना था, उसके हाथ में प्रॉपरली पैचेज बने हुए थे। अब मैं तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हूँ, वरना आपने देखा होगा कि एलोपैथ की प्रैक्टिस करने वाले जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, कभी किसी पेशेंट को टच नहीं करते। मतलब आप ग्लव्स डालते हैं ना, तो उसमें भी वो बहुत ख्याल रखते हैं कि ग्लव्स भी ऐसे ऊपर से कर रहे होते हैं, और हर पेशेंट के बाद ग्लव्स हटाते हैं, तो वो खुद भी मानकर चलते कंटेजियस होता है। और हमारे पुराने सिस्टम में चीज़ों को कंटेजियस माना जाता था, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक, ये आपको टाइप सब याद रहना चाहिए। और ऋषि जी का रिवपी था, तो आपका वात पित्त हो गया। और ये सारे जो आपके बचे 11, इनके भी नाम रख लेना। एक कुछ चर्म कुष्ठ कटे विपादिका अलसक दद्रु चर्मदल पामा विस्फोटक शतारु विचर्चिका, तो मैंने आपको बोला था इस लोग के हिसाब से रट्टा मारेंगे तो हो जाएगा। पूर्व रूप में क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद है कि महाकुष्ठ जो होते हैं वो लेप्रोसिस काउंट होता है मॉडर्न वालों से, यू कैन को रिलेट बैट, बट बहुत सारे ऐसे सोरियासिस से होते हैं, बहुत सारे अलग अलग से होते हैं। जो लेप्रोसी वाला सिस्टम होता है वहाँ पर कुष्ठ का सिंपल सा मतलब है कि संज्ञा नाश हो जाता है, वहाँ पर कोई सेंसेशन वगैरह नहीं रहता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन हो रही है, अगर बहुत स्निग्ध स्किन हो रही है, कलर मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आपका एक नॉर्मल कलर होना चाहिए, एक नॉर्मल ग्लो होना चाहिए। अगर एक्सेस ग्लो है तो वो भी स्किन डिसीज में आता है, अगर लो ग्लो है तो वो भी स्किन डिसीज में आता है। बैवर्णता जो होती है, और बैवर्णता से एक बात और मैं बता देती हूँ, बल वर्ण की हानि हमारे ज्वर जी के हैं, तो अगर आप कुष्ठ के मरीज को ज्वर की चिकित्सा दोगे, हालांकि रक्तपाचक इटसेल्फ आपका ज्वर की चिकित्सा का है, रसपाचक आपकी ज्वर की चिकित्सा का है, मांसपाचक आपकी ज्वर की चिकित्सा का है, तो वहां से भी आप समझ लीजिए किस तरीके से आपने ज्वर की चिकित्सा करी, क्योंकि बल वर्ण हानि जो वर्ड है ये आपके ज्वर में आया हुआ है। तो चरक को जरा अच्छे से पलट लीजिएगा, पढ़ते हो तो सब हम लोग सोचते हैं हाँ भाई बुखार होगा तो थोड़ा सा तो होगा, बुखार होने के बाद तो बंदा ठीक हो जाता है। पर कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में कंप्लेन करते हैं ना कि मुझे मेरा तो कलर ही वो नहीं रह गया है। खास करके कुछ औरतें तो बोलेंगी कि भाई बच्चा होने से पहले तो मैं बड़ी गोरी थी, बच्चों होने के बाद से बहुत डिस्कलर हो गया। तो ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आ गया तो क्या करोगे कि पहले हम तो जी बड़े गोरे चिट्टे थे, अभी हम डल हो गए। तो वहाँ पर आप ज्वर की चिकित्सा करिए, वहाँ वर्णगण के काढ़े दीजिए, तो आपको बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट मिलेगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं। या अभी एक झाई की पेशेंट की मैं हिस्ट्री ले रही थी, तो हालांकि उसको एक हेतु बढ़िया से मिला कि कॉन्स्टिपेशन कई सालों से है, बट उसने ये भी बताया कि जब से बच्चा पैदा हुआ है, मतलब छोटा बच्चा उसका 9 साल का है, तब से उसको वो झाइयाँ हैं और पूरे ही हैं, तो मतलब पूरा ही गाल भरा पड़ा। तो मैंने एकदम सीधे बोल दिया भाई इट विल टेक टाइम, बिकॉज क्यों, आपको पता है 9 साल पुराना है। चरक जी हमारे साहब बोलते हैं 1 ईयर बाद व्याधि हो जाती है, असाध्य हो जाती है। स्किन डिसीज इटसेल्फ अपने आप में बहुत खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है, स्किन का इशू किसी भी पेशेंट को हो, चाहे किसी भी इंसान को, हम और आप हो, तुरंत इन्फीरियरिटी आ जाती है, मतलब हीनता आ जाती है। तो अगर हम उतनी सारी चीज़ों के साथ कर पाते हैं, मतलब हम ये सारे पाचक कोचक देंगे, हम अगध द्रव्य देंगे, हम ज्वर करेंगे की भी चिकित्सा सारी चीज़ों की करेंगे, हम कुछ लोकल एप्लीकेशंस के लिए देंगे, और इट विल टेक टाइम। तो पेशेंट को उतना धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे उसको कुछ लोगों ने कुमकुमादी अगध वगैरह कुछ कुछ चलाया था, तो उसका है कि थोड़े टाइम के लिए ठीक था, बाद में खराब हो गया। तो इसकी गारंटी नहीं दे सकते स्किन डिसीजेस के केस में, ठीक है। हालांकि कुछ लोग देते होंगे, जो मैं समझती हूँ, क्योंकि बाद में फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। और पुराने टाइम में देखोगे ये जो झाई वाला कंसेप्ट होता था ये बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि लेडीज़ चूल्हे के सामने काम करती थी, तो अपना चरक पलटे होंगे तो आपने देखा होगा जो लोग एक्सेस आग के सामने रहते तो वहाँ पर भी वो चीज़ें जल जाती हैं, तो वहाँ का एक अलग असर होता था। और आजकल आपका सोने का सुहागा ऑफर जो स्क्रीन की वजह से आपका एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट इज़ योर मोबाइल। तो मोबाइल की रेडिएशन की वजह से रियलिटी में बढ़ रहा है। मैं खुद अपने फील करती हूँ कि बिफोर 2014 जब तक व्हाट्सअप नहीं यूज़ करते थे, अपना फेस वाकई बहुत अच्छा लगता था। लेकिन 14 के बाद मतलब अभी 10 ईयर्स होते हैं, बट 10 ईयर में लगता है कि नहीं पता नहीं कितनी एज बढ़ गई, और उसके पहले लगता था कि नहीं काफ़ी छोटे हैं ऐसे। तो उसका मुझे मेन वजह जो समझ में आता है वो वही आता है कि स्क्रीन चीज़ें बढ़ी, और वो भी गंदा काम ये कि मोबाइल, तो बड़ी स्क्रीन अगर यूज़ करते हो तो उतना असर नहीं होता है। दूसरी बात, जितनी ज़रूरत है स्क्रीन को उतना ही करिए। जैसे मेरे पढ़ने लिखने में तो आदत नहीं है, आप लोग को पढ़ा रही तो भले मैं टैबलेट यूज़ कर रही हूँ,
अदरवाइज मुझे बुक्स से पढ़ना है पसंद है। तो आप लोग को भी मैं कहूँगी, और ख़ास करके फीमेल तो जितनी है, तो प्लीज़ बुक्स से ज़्यादा पढ़ा करो दैन मोबाइल या किसी चीज़ से, ठीक है। अब क्योंकि क्या किया जाए, ये भाई दुनिया के नॉर्म्स हैं। और फिर ये सब जो वात पित्त कफ के हिसाब से आपके सारे महाकुष्ठ और क्षुद्रकुष्ठ के टाइप थे, तो उनके उसी हिसाब से लक्षण थे। कल ये मैंने सारी चीज़ें क्लियर कट आप लोग को सब कुछ बताया था, तो एक बार इनको फिर से पढ़ लीजिएगा। फिर ये वात की वजह से क्या होगा, पित्त की वजह से कफ क्या होगा, वो आपको पता है। फिर इसमें इसी चैप्टर में आपका है कि कुष्ठ और विसर्प में क्या है, तो कुष्ठ और विसर्प का है, कुष्ठ क्रॉनिक होता है, विसर्प तुरंत तुरंत वाला आता है। कुष्ठ मित्र दोष दूषित होते हैं, लेकिन हमारे विसर्प जी में रक्त जी होते हैं। कुष्ठ में वेदना कभी काल को होती कभी नहीं, बट विसर्प जी काफ़ी परेशान करते हैं, प्रबल वेदना होता है, क्योंकि रक्त दुष्टि मेन होती है। तो रक्त दुष्टि मेन होती है, इसलिए विसर्प की चिकित्सा में तो आप रक्त मोक्षण कराएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। हमारे कुष्ठ जी में सप्तदुष्य होते हैं, इस बात का याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन सप्तदुष्य वाला आ जाता है। हमारे प्रमेह जी में 10 होते हैं, ठीक है। तो प्रमेह के 10 दुष्य होते हैं और कुष्ठ जी के 7 होते हैं, और उनके 10 दुष्यों में प्रमेह में मेद ज़्यादा मायने रखता है। और हमारे यहाँ त्वचा रक्त मांस लसिका और साथ में वात पित्त कफ, ये सिस्टम होता है। ये आगे दे रखा कि कंपैरिजन है, क्या क्या है ये कंपैरिजन। अगर आता हो क्वेश्चन में पीजी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से तो पढ़ लेना, अदरवाइज पेशेंट देखते हो तो वहाँ से होता है, बट रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट देखना और देन पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना अलग सी बात होती है। फिर एक और डिफरेंस बहुत क्लियर करते रखा है कि मॉडर्न वाले क्या करते हैं, अंडरलाइंग पैथोलॉजी वाला दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं, उसके बेसिस पर कराते हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, आज मेरे मतलब वॉचमैन ने एकदम साफ साफ बोला कि सारे ब्लड के टेस्ट हुए, सब नॉर्मल है। फिर मैं सरप्राइज हो गई, क्यों? क्योंकि पूरे फेस में स्वेलिंग है, किडनी उडनी का सारा लोड दिख रहा है, और पेशेंट ये बोलता है कि ब्लड की रिपोर्ट 100% नॉर्मल है, ठीक। तो मॉडर्न वाले आपके ब्लड रिपोर्ट वगैरह पर चलते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब पेशेंट का दिख क्या रहा है, साइन सिम्टम कैसे हैं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। और आपको पता है कि आप हमको हमेशा बोला जाता है कि कोई भी लैब की टेस्ट से जो डॉक्टर की डायग्नोसिस होती है वो ज़्यादा सही होती है। जैसे आपका पल्स ऑक्सीमीटर, अगर आपकी पल्स कुछ दे रहा है, बट आपने जो काउंट किया और वो उस काउंटिंग को ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। यहाँ तक कि होता है कि जो आईसीयू में मशीन्स लगी होती है जिसमें सारी वो आती है, रीडिंग आती हैं, उसके बावजूद आप अपना खुद से काउंटिंग करते हो, उसको ज़्यादा अच्छे से माना जाता है। शर्त इतनी है कि आपने वाकई सीरियसली उस काउंटिंग को किया हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको इसी बात से एक बात बताती हूँ, जब बीपी मेजर करने बैठते हैं, खास करके जब वो पुराना वाला था, मरकरी वाला आपका स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, तो बहुत सारे लोग को, बहुत सारे पेशेंट्स की बीपी नहीं मिलता था, उसके बावजूद लिख देते हैं। और कई बार ये मैंने काम देखा, डॉक्टर्स भी करते हैं, कई बार नर्सिंग स्टाफ भी करते हैं, क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ कि मैंने पेशेंट की फिर क्रॉस चेकिंग करी है, और डाउट जैसे होता है, या कभी ऐसा रहा कि दूसरे को मिल गया, तो फिर मैंने पूछा तो उनका था कि बस ठीक लग रहा, तो मैंने लिख दिया। मतलब आप अपने फील्ड के हो तो अपना समझो कि इस फील्ड में भी कुछ कुछ इधर उधर के लोग करते रहते हैं। तो आज के डेट में तो मशीनरी वाला आ गया कि बस आपने बटन दबाया उससे आ जा रहा है। लेकिन एक बात बता दे रही हूँ, जो आपका स्फिग्नोमैनोमीटर पुराना वाला होता था जिसमें आप मेजरमेंट करते थे, उसमें बीच में भी कोई बीट्स होती थी, कोई साउंड होता था, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते थे। बट जो मशीनरी वाला आता है, ये बीच के साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक। पहली बात है। दूसरी बात है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा और अंदर जाओगे तो अलग अलग टाइप की जो साउंड भी होगी ना, थोड़ा बहुत भी डिफ्रेंशिएशन होगा, वो डिफ्रेंशिएशन भी आपने जब बहुत सारे लोग का सुना होगा तो वहाँ से डिसीजन ले पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला कि, या मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि जब मैं उधर परीक्षण करती हूँ तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ, इस पेशेंट के इस ऑर्गन में ये तकलीफ है। अल्ट्रासाउंड में भले नहीं आया, ट्रीटमेंट में हमें पता है कि उसको इस चीज़ को फोकस करके ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। या कई बार अल्ट्रासाउंड में आता है, कई बार नहीं आता। अल्ट्रासाउंड का मतलब सिंपल सा होता है, जब तक सर्टेन लेवल का चेंज नहीं होगा एनाटॉमी के लेवल पर, मीन्स उसके डायमेंशन के लेवल पर, तब तक नहीं आता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स आपके ब्लड में ज़्यादा आती हैं, फिर आपके ऑर्गन लेवल पर आती हैं, और फिर तो हो ही जाता है और आगे का। तो इस बात पर भी मतलब मेरा कहने का है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखिए, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना शुरू करिए। यूएसजी की रिपोर्ट के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ यूएसजी में ये चीज़ दिखा दिया तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, जी हमारी किडनी में तो ये शो रहा, हमका ट्रीटमेंट दे दीजिए। ये टोटल एलोपैथी का माइंडसेट है, तो इस माइंडसेट से प्लीज़ ट्रीटमेंट नहीं करिए, अदरवाइज रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं आएंगे। और एक कल मैंने आपको नाम तो ध्रुव अस्थि वाला बोल दिया था कि ये पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से पूछा जा सकता है कि कहाँ का है, तो चरक सूत्र 18 का है, तो इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है। फिर रक्त में, त्वचा में, मांस में, मेद में, अस्थि मज्जा, शुक्र में होंगे तो दोषों की हालत के हिसाब से कैसा कैसा कुष्ठ का रिप्रेजेंटेशन होगा या कैसा प्रेजेंट करेगा। त्वचा का मतलब ही होता है विवर्णता होगी, रुक्षता होगी, ठीक है, संज्ञाहीनता, रोमहर्ष हो सकता है, श्वेत की अति प्रवृत्ति हो सकती है या अप्रवृत्ति भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द, इन्होंने सिर्फ लिखा है प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति में दोनों तरह की प्रवृत्ति हो सकती है। रक्त वाले के केस में मैंने क्या बताया था कि अगर आप पेशेंट कंडू ईचिंग की कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि पूर्वोत्पत्ति में तो आप रक्त समझ जाओगे कि भाई पित्त और रक्त का, लेकिन कंडू में नहीं समझ पाओगे। तो कंडू की प्रॉब्लम कोई भी पेशेंट बोलता है तो पक्का सी बात है उसको रक्तपाचक देना ही देना है, और रक्तपाचक दे रहे हो तो रसपाचक जरूर दो। क्यों? क्योंकि रस से रक्त में जाती मतलब दोष, रक्त से रस में नहीं आता है, इस बात को सिस्टम याद रखिए। इंजरी वाले केस को छोड़ करके, जैसे अभी एक लंबर स्पाइन का पेशेंट था, मतलब उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस का ऐसे कुछ था, लंबरिजन प्रॉब्लम थी, तो पेशेंट का था कि नहीं, उसको पता नहीं किसी ने उल्टा गाइड कर दिया कि पहले आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हुई है और फिर आपके डाइजेशन प्रॉब्लम हुई है। अब हम आयुर्वेद वाले जानते हैं कि भाई पहले डाइजेशन का इशू होता है, फिर लंबर रीजन में या किसी भी नर्व्स में डिजनरेटिव चेंजेज आएंगे। एक्सेप्ट एक चीज़ होता है इंजरी वाला केस। भाई इंजरी के केस में पहले आगंतु जो मतलब पर्टिकुलर उस जगह चीज़ें दुष्टि हुई, फिर जाकर और जगह जाती हैं, है ना। बट इंजरी के अलावा आगंतुज को छोड़ करके सबसे पहले आपका वात पित्त कफ दूषित होते हैं, और वात पित्त कफ दूषित होकर, और वात पित्त कफ किससे दूषित होंगे? आपके आहार से। आहार का पचन ठीक नहीं हो रहा होगा, तो मेन तो यही होता है ना। आगंतुक तो कुछ ही कम केस होते हैं। अब सियाटिका एक डिजनरेटिव चेंजेस में भी हो सकता है, जिनके डाइजेशन के इशू नहीं सही रहते, जिनका पॉस्चर नहीं सही रहता है, जिनको सनलाइट में नहीं बिल्कुल रहना है, दिन भर एसी में रहना है, स्ट्रेस का बहुत लंबा हेतु है, एक केस से हो सकता है। एक मुझे इसी बात से याद है, एक सियाटिका का मैंने पेशेंट देखा था, एंड ही वॉज हार्डली 20-25 ईयर ओल्ड मैन, मतलब बच्चा ही था। तो उसके केस में था कि वो बच्चा गिरा था एक बार पेड़ से, ठीक है। तो वो इंजरी वाला केस अलग हो सकता है, बट नॉर्मली जो आपके पास सियाटिका वगैरह के पेशेंट्स आएंगे वो वही सारे डिजनरेटिव चेंजेस वाले आएंगे। कई बार 30-40 एज की एज वाले भी आएंगे, मतलब ये मत सोचो कि 50-60 की एज वाले ही आएंगे, क्योंकि 30-40 कई सारे ऐसे लोग होते हैं, और डाइजेशन का इशू हमेशा बचपन से ही रहता है। लोग कंसिडर उसको एक सर्टेन एज के बाद करते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे चीज़ें मतलब वर्सन हो जाती है ना, तब मानते हैं। जब तक ठीक ठाक गाड़ी चल रही है तो चलाता रहता है हर इंसान, कि इंसान के हर इंसान के नेचर होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है। मांसगत अगर है या मांसपाचक चलाने की जरूरत कब है? जैसे जब मुखशोष हो रहा, कर्कशता हो रहा है, उसमें मतलब कोई स्किन डिसीज है जिसमें पीड़िका बन रही है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो एब्सेस फॉर्मेशन वगैरह के केस में समझ लो रसरक्त मांसपाचक तक चलाना पड़ेगा। और मेद के केस में क्या होता है कि चलने फिरने में भी जब समर्थता हो जाती है ना, उस केस में आप मेदपाचक दीजिए। अस्थि मज्जापाचक तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, मैगट्स वगैरह बनते हैं, स्वर्नाश वगैरह, हालांकि ये आपको बता दूं मैं, ऐसी सारी कंडीशंस में साध्य हो जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। और शुक्र का तो बोल देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को जाता है, हालांकि शुक्र का तो छोड़ ही दो, अस्थि मज्जा तक आते ही असाध्य हो जाता है। क्योंकि ऐसा एक पेशेंट मैंने देखा था, बट वो सीए का केस था और पेशेंट सर्वाइव नहीं करता था पुराने टाइम में। आज के टाइम में मुझे नहीं, मैं बता सकती एलोपैथी की बेसिस पर कि एलोपैथी वाले क्या कितना कहते हैं। आयुर्वेद में वी कैन ट्राई, क्योंकि आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट मैं जो मानती हूँ कि आयुर्वेद है तो मुमकिन है, ठीक है। साध्यता असाध्यता में आपको ये सब बता ही दिया था कि त्वचा वाले साध्य होते हैं, मेदज जो होते हैं वो आपके द्वंद्व जो वाले जो होंगे वही आपको होंगे। तो प्लेन दोष वाले तो बहुत कम आते हैं, इसलिए भी मान लो। और एक नहीं तो ड्यूरेशन वाला ख्याल रखा करो, पेशेंट आता ही बहुत दिन है, और बहुत सारे जगह से, जैसे मेरी जो स्किन की अभी वो झाई वाली पेशेंट है, वो मैडम ने पीलिंग और न जाने कौन कौन से तरीके जो ट्रीटमेंट के होते हैं ना एलोपैथी वगैरह में, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जो करते हैं, वो सब करा चुकी थी। बट उन सब से भी जब रिजल्ट नहीं आया तब वो अभी आई है, एंड शी इज़ मोस्ट वाली 39 या ऐसे कुछ उनकी एज है, ठीक है। और काफ़ी वो है जो उनका पता है, और उनको जो कॉन्स्टिपेशन का है वो उनकी शायद बिटिया होने से भी पलेगा, एंड बिटिया उनकी शायद 15-15 साल की है, ठीक। और कल ही ये बात आप लोग से कर दिया था कि वात प्रधान में घृतपान कराओगे, श्लेष्मा प्रधान में वमन कराओगे, मतलब कफ में तो हमेशा ही होता है, पित्त प्रधान में विरेचन और रक्त मोक्षण कराओगे। और एक एमडीटी वगैरह जो दी जाता है ट्रीटमेंट कुष्ठ का, ये रट लेना, क्योंकि मॉडर्न आप लोग पढ़ते होगे, हमें मॉडर्न अब तैयार व्यार नहीं है, तो मॉडर्न आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिएगा। और एक बार एक डॉक्टर पढ़ा तो रहे थे सर, डॉक्टर नितिन, फिर आप लोग ने पता नहीं उसमें क्या उनको किया कि नहीं आगे कि सर वो पढ़ा दें, ठीक है। रक्त प्रस्रावण के लिए मैंने बताया था कि आपके पास पीजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वात रक्त जैसे उत्तान और गंभीर होता है, ऐसी कौन और दूसरी डिसीज उत्तान और गंभीर होती है? तो एक दूसरी डिसीज आपकी कुष्ठ भी है जो उत्तान और गंभीर है, और उत्तान में प्रच्छान करते हैं और गंभीर में सिराभेद करते हैं। तो हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट को सिराभेद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अधिकतर काफ़ी दूषित हो जाता है, तब लोग आते हैं।
और वही है विरेचन, रक्तमोषण, सारा चीज़ है। तो मेन चिकित्सा में इसमें आप क्या करते हो, निदान परिवर्जन कराते हो, संशोधन दोष के हिसाब से कराओगे। वातज पित्तज कफज जैसा भी कर रहेगा कि भाई कफ का है तो आपने वमन करा दिया, वात का है तो उसमें भी विरेचन करा दीजिए। बस्ती कम ही देते हैं स्किन डिसीज में, हालांकि बस्ती भी कराई जा सकती है, बट मेनली वमन विरेचन रक्तमोक्षण ही कराते हैं, क्योंकि दोषों को निकालना ज़्यादा हमारे यहाँ जरूरी चीज़ होता है। निरू बस्ती में भी आप निकालते हो, लेकिन निरू बस्ती ज़्यादा दे दोगे तो उससे वात का प्रकोप हो जाएगा, तो इसलिए बस्ती का कम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिपेंड कर सकता है। हाँ, अभी किसी पेशेंट को सिर्फ ये है कि उसके डाइजेशन के इश्यूज हैं और उसका सिर्फ एक साइन सिम्टम आ रहा है कि स्किन बहुत ड्राई है, जैसे मेरे एक पेशेंट है, तो मैंने उनके केस में यही बोला था कि मैंने उनकी बस्तियाँ करी तो उनका कॉन्स्टिपेशन तो सॉल्व हो गया। अभी मैं उनसे उतना नहीं पूछती कि पहले कैसे जैसा आपका स्किन का क्या इशू है, मतलब कितना ड्राइनेस रह गई, क्योंकि वो जो पेशेंट है हमारे ना, वो पेशेंट काफ़ी मतलब ओल्ड एज के हैं, तो ओल्ड एज के पेशेंट से मैं उतना नहीं पूछती हूँ। नॉर्मली आप ऐसे केसेस में लोकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत कुछ दे सकते हो, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से आप खुद बनाकर दे सकते हो, क्योंकि कई बार पेशेंट को बाहर के कुछ क्रीम वूम बोल दोगे तो अच्छे से लगाता हुआ तो नहीं है, तो आप खुद बना करके कुछ प्रिपरेशन सिंपल सा दे सकते हो और लगाने को बोल सकते हो। अफोर्डेबिलिटी कम है तो आप खुद ही बता दो, कुछ नहीं, प्रकृति के हिसाब से घृत लगा ले, नारियल तेल लगा ले, बट तो डेली लगाना पड़ेगा, क्योंकि लीवर ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इतने जल्दी नहीं ठीक हो जाता है। और पांडु के लक्षण में हमारे सुश्रुत जी ने साफ साफ कहा है ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये भी याद रखो। तो पांडु की चिकित्सा भी कई बार ड्राई स्किन में करना पड़ता है। ड्राई स्किन को सिर्फ स्किन डिसीज समझ कर ट्रीटमेंट नहीं करिएगा, मेरा बताने का मतलब ये है। हालांकि पांडु के ही उसमें सुश्रुत जी ने साफ साफ लिखा चिकुट सोत, मुझे बहुत अच्छी तरीके से इसलिए याद है क्योंकि मेरी मेड की बच्ची थी, काफ़ी बुरी हालत में आई थी पांडु के, तो उसका इसलिए मैंने देखा था, तो उसके पूरे, और आपको पता सीवियर एनीमिया वगैरह का केस में होता है पूरा फेस ही स्वेल टाइप का लक्षण दिखता है, हालांकि अच्छी कूट सोत भी पांडु का लक्षण में आता है, पूरे रूप में आता है। ठीक, कुष्ठ में प्रयुक्त औषधियाँ कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपको कुष्ठ का कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बड़े आराम से अपना त्रिफला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आमल की और भी हरित की तो अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, खदिर हरिद्रा ये सब आपको पता ही है, मैंने बताया था कि अगर कुष्ठ के मरीज को प्रॉब्लम है, लूज मोशंस कराने हैं, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो आप आरगवत फल मज्जा दे दीजिए, खास करके पित्त प्रकृति वालों को बहुत बढ़िया होता है। इसी आरगवत फल मज्जा से एक बात और मुझे याद है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में अधिकतर कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी डायबिटीज़ जो होता है प्योर एसिडिक बीमारी होती है। मैंने आज तक जितने मरीज देखे हैं वो सबको, डायबिटीज़ वालों को कॉन्स्टिपेशन रही है। ओल्ड एज के एक दो लोगों ने बोला है कि नहीं रही है, क्योंकि उनका ये है कि अगर समाधान कारक नहीं होता है मलत्याग तो वो भी कॉन्स्टिपेशन में आता है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे पेशेंट्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वहाँ पर डायबिटीज़ पेशेंट के केस में आरगवत फल मज्जा एज ए अनुलोम बहुत बढ़िया से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो अलग अलग कल्पना दी नहीं जाती है। रही बात हमारी हरितकी जी, तो हरितकी को मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है कि हरितकी बाल, वृद्ध और गर्भिणी में यूज नहीं की जाती। बाल में इसलिए क्योंकि भैया उसको कफ का वक्त है और उनको थोड़ा सा वर्धन कराना है। वृद्ध में सेल्फ वात बढ़ा होता है और हमारी हरितकी जी रुक्ष होती है, इसलिए रुक्षता कौच करती हैं। गर्भिणी को आपको पता है कि मधुर और शीत चीज़ें देनी पड़ती हैं, रुक्ष चीज़ें नहीं दी जाती हैं। और इन द केस ऑफ मेल में भी हरितकी बहुत लंबे टाइम तक नहीं दी जाती है, क्योंकि हरितकी जो होती है शुक्र शोषक होती है, तो शुक्र का शोषण कर लेती है, क्योंकि रुक्ष होती है बहुत ज़्यादा। तो कभी आपको लगता है कि मुझे अपने पेशेंट को या मेल पेशेंट को हरितकी देने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, एरंड भ्रष्ट हरितकी दीजिए, घृत भ्रष्ट हरितकी दीजिए, मीन्स प्लेन हरितकी नहीं देना है। आप चीज़ों को बोलते हैं ना संस्कारों ही नाम गुणांतर धारम, आप उसके साथ कॉम्बो ऐड करके दीजिए। जब से सूखा चावल खाओगे तो भाई गले में अटकेगा, तो दाल चावल खाओगे ना, और फिर मान लो दाल अच्छी नहीं लग रही तो दाल में घी डालोगे, क्योंकि दालें जो होते द्वि दालें आपको पता है वात प्रकोपक होती है, तो जब घृत डाल दोगे तो वो उसका समन कर देता है, क्योंकि जो हमारे घृत जी होते हैं पित्त वात शामक होते हैं, और स्वाद वैसे ही बढ़िया सा आ जाना है। और भी तकलीफ तब पर भी पेशेंट के कुछ है तो भाई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी दे दोगे, मतलब हर चीज़ को युक्ति के हिसाब से या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के हिसाब से आप चलाएंगे। तो इन चीज़ों को याद रखिए। गंधक रसायन, गंधक घृति वगैरह लोग स्किन डिसीज बहुत बढ़िया से काम कर यूज़ करते हैं, कुछ लोग रस सिंदूर और रस माणिक की भी यूज़ करते हैं। शिला जतु इन्होंने दिया, बट हम शिला जतु को कभी यूज़ नहीं करें। भल्ला तक जी से मुझे वैसे ही डर लगता है, क्यों भाई, भल्ला तक जी का अगर प्रॉपर शोधन उधन नहीं हो रखा है तो फिर प्रॉब्लम दे जाएंगे। उसके अलावा सारी शिग्रू हर कोई जानता है, मंजिष्ठा आपका बढ़िया सा है ही भाई, मंजिष्ठा रिक्त महामंजिष्ठा दिक्वात वगैरह सब चलाते ही हैं हम लोग, है ना।
तोरक वगैरह बाकुची वगैरह के केस में मैंने आपको बताया था कि सूत्र के केस में आप लोग यूज़ करते हो। और ये सारे जो कंसेप्ट थे कि मैंने बोला था कि आप भ्रष्ट सर्षपकल्प को बढ़िया से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्किन डिसीज के केस में अगर आप चाहते हो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करना तो अच्छा ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। और उससे बड़ी बात है आप मार्जिन के साथ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि बहुत शास्त्रीय और बहुत बड़ी बड़ी दवाएं आप यूज़ करते तो ही रिजल्ट आते हैं। आपका द्रव्य गुण बहुत अच्छे से तैयार हो, द्रव्य गुण की समझ बहुत अच्छी हो। जैसे मैंने बोला ना कि आपको पेशेंट को पीआईडी का केस में वैजाइनल वॉश कराना है, कुछ नहीं मिलता, त्रिफला छोड़ो, नीम के पानी से नीम का उबाल दो, और उबालने का भी कम खर्चा कर सकते हो। रात को ही नीम की पत्ती फ्रेश ला करके तोड़ करके पानी भिगा दिया, सुबह एक उबाल बस मारा और वो आपके काम हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिकली जब आप काम करने बैठते हो तो उससे पता चलता है। और भाई बहुत बड़ा सेंटर खोल कर रखे हो, बहुत अच्छा खासा मार्जिन रखना चाहते हो, तो फिर आप बढ़िया से आराम से पंचवल्कल डालो, टंकण डालो, इस तरीके से स्फटिका और स्फटिका अच्छे से डाल करके। बट वहाँ पर भी आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू वात पित्त कफ के हिसाब से डिसीजन लेते हो। जब कुछ नहीं समझ में आता है क्लियर कट में, तो मैंने तो नीम ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसको मैं आपको बताती हूँ, अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो स्किन डिसीजेज में आप ऐसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। कभी कभी होता है कि हाँ बड़ी दवाएं भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। और पथ्य मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया था। अधिकतर रस वाला यूज करते हो, हमारे परवल जी बेस्ट हैं। ज्वर के केस में भी परवल जी चलते हैं, कुष्ठ में भी चलते हैं। मूंग की दाल हमारे सारे यूज़ों में सबसे बेस्ट है, उसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और जितना भारी हो रही होगा, गुरु होगा चाहे बहुत ज़्यादा स्निग्ध होगा, उसको भी नहीं देंगे। मतलब पिछल उछल जो भी वात पित्त कफ दोषों को किसी भी हालत में दूषित करने वाले कार्यक्रम रहेंगे, उन सबको यूज़ नहीं करोगे। त्रिफला जी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो ज्वर में भी त्रिफला जी आते हैं। अगर आपको ज्वर हर महाकषाय आपको याद हो, चरक का, चरक सूत्र 4 में 2 रेखा 39 श्लोक है। सारिवा, शर्करा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परूषक, फिर उसके अलावा आपकी त्रिफला, 3 चीज़। इतने ही आपके दसेमानी क्या बोलते हैं आपके ज्वरहर महाकषाय है। तो ज्वरहर महाकषाय में सेल्फ त्रिफला है। किसी पेशेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप त्रिफला दे सकते हो, बगैर नाम बताए दे सकते हो, क्योंकि कई सारे पेशेंट को साइकोलॉजिकल बड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है चरक ने लिखा है, और जब आपको ये पता है कि चरक ने लिखा है तो ये मान कर चलो वो काम करेगा। या सुश्रुत ने लिखा है तो काम करेगा। तो जिस दिन इस विश्वास के साथ आप मरीज को दोगे तो उनको वाकई रिजल्ट बहुत आते हैं। चलिए, ये तो कल तक का पूरा रिवीजन था। अभी बात करते हैं सूत्र की। विटी लोगों के केस में अधिकतर पाप कर्म वाला ज़्यादा आता है कि हमने पिछले जन्म में अपमान किया हुआ था। मैक्सिमम ये कंसेप्ट आते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी विटिलिगो के केस में आपको आती है, पता है, लिकोडर्मा या विटिलिगो जो भी सफेद सूत्र कुष्ठ है। दूसरी बात है, विटिलिगो के पेशेंट को वाकई ट्रीट करना मुश्किल होता है, खास करके जब गुह्य अंगों में आ जाता है या हाथ या पैर के तलुओं में जब सूत्र आ जाता है, जो चरक ने लिखा है। अभी हालांकि हमारे एक जूनियर है, सीनियर मुझे नहीं पता, बट मेरे बनारस कॉलेज के ही हैं, और लिकोडर्मा के केस पर बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने अपने डाले हुए जो पेशेंट्स को ठीक करते रहते हैं, अपना फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। और बीच में उन्होंने काफ़ी कोर्सेज भी चला रहे थे। एक बार मैंने सोचा था कि मैं भी ज्वाइन कर लूं, बट मैंने नहीं किया। और अभी तो मैं मेनली फोकस करना चाहती हूँ बस्ती वगैरह पर, जो इस तरह की चीज़ें देते ही हूँ। वैसे भी हर इंसान को ना अपना एक फील्ड पर्टिकुलर चूज़ कर लेना चाहिए, उस फील्ड में ही सारे काम करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद इतना बड़ा समंदर है ना, इसका हर फील्ड सोचोगे तो नहीं काम कर पाओगे। हाँ, जिनको सिर्फ स्किन डिसीज पर काम करना है उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रेड एंड बटर है आपका, है ना, और अच्छा कर सकते हो। और स्किन के आजकल तो वैसे भी हो गए भाई, जो दुनिया भर के पार्लर वगैरह में फेशियल ओशियल होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं, आप अपने यहाँ भी कर सकते हो अलग तरीके से आयुर्वेद के फॉर्मेट में, और आप उससे बढ़िया रिजल्ट दे दोगे। ठीक है, किसी ब्यूटिशियन को भी साथ रखा कर करा सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें मॉडर्न के हिसाब से आप समझते हो कि मेलानिन पिगमेंट कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है। आयुर्वेद तो अलग सा सिस्टम मानता है। और यहाँ पर सीधे से बात है कि इन्होंने लिखा है ना, श्वेत रोम वाला मोटा परस्पर सटा हुआ चिरोत्पन्न और वन्नीदग्ध कॉज्ड बाय बर्न किलास जो होता है, कृच्छ साध अथवा वर्ज होता है। तो सूत्र किलास और वारुण कुष्ठ जो है सब सारे आपके व्हाइट वाले हैं, सब में मेलानिन की कमी हो जाती है। और नवीन किलास भी जो होता है वर्जनी समझकर छोड़ दें। अगर कहाँ कहाँ आ गया, पादतल में आ गया, हाथों में आ गया और ओठ पर आ गया, अगर किसी के लिप्स पर आ गया है तो हमारे चरक जी ने साफ साफ कहा है। अब ये तो ऐसा है ना कि आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, बट पेशेंट को बता दोगे भाई ये मुश्किल से ठीक होने वाला है। उसके अलावा क्या है कि वात बाहुल्य से जो सूत्र होगा, रुक्ष वरुण वरों का होगा, पित्ताधिक्य से कमल पत्र के समान ताम्रम वाला दायुक्त रोमनाशक होगा, और कफाधिक्य से श्वेत घन गुरु गंभीर और कंडुयुक्त होगा। तो जहां पर भी कफ होता है वहां कंडू होता है, और जहां पर कंडू होता है वहां पर रक्तपाचक चलाने होते हैं। आपको याद समझ लेना चाहिए। और इसी बार रक्त मांस और मेदोगत समझना चाहिए। वैसे भी त्वचा रक्त मांस लसिका तो रट कर रखा ही है। ठीक,
फिर उसके अलावा सूत्र के क्या है, वमन विरेचन सारे संशोधन कर्म करने पड़ते हैं। अंतः परिमार्जन और बहि परिमार्जन दोनों करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बहि परिमार्जन में आप बाकुची का लेप देते हो, तुअरक तैल का अभ्यंग देते हो, फिर सूरज की धूप लगाने को बोलते हैं, तो ये सब आपके बहि परिमार्जन में आ जाता है। अंतः परिमार्जन में कुछ औषधियां देते हो, साथ में शोधन कराते हो, तो अंतः परिमार्जन वही है। परिमार्जन का मतलब एक तरीके से सफाई करना, ठीक है। तो वमन विरेचन करा ही जाता है और टाइम टाइम पर वमन विरेचन होता है, साथ में दवाएं दी जाती हैं, साथ में परहेज पथ्य बहुत पालन होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल तो वैसे ही इसमें बहुत बुरा हालचाल होता है। तो इसमें उदुम्बर की छाल वगैरह बहुत बढ़िया यूज होती है, तो ये सब सारी चीजें यूज कर सकते हो। जैसे इसमें देखो है उदुम्बर की छाल, विजयसार, प्रियंगुर और शतपुष्पा। आपको कुछ नहीं मिलता तो विजय उदुम्बर की छाल तो मिल ही जाएगी, ठीक है। मनासिल आदि लिए पे या नहीं समझ में आता, मूली के बीज मिलते हैं। बाकुची के बीज यूज करते हो, ख्याल रखो फेस वगैरह पर बाकुची के बीज नहीं यूज करते हैं, और जगह पर यूज कर लीजिए, क्योंकि वो थोड़े से फफोले उफेले बना देता है। और हमारे यहाँ सूत्र वगैरह के केस में हमारे जलोका जी का के थ्रू रक्त मोक्षण बहुत बढ़िया काम करता है, बट बहुत सारे लोग फेस पर नहीं लगाते। और अभी मैंने ये बताया था ना, ये लगाकर गोमूत्र में पीस करके लगाते हैं बाकुची को, तो गोमूत्र बहुत बढ़िया यूज होता है। वैसे भी आप ये जान लो, सूत्र की चिकित्सा में गाय के गोमूत्र का बहुत बढ़िया यूज होता है, पान में भी यूज होता है। गाय की सेवा हुआ भी करो, तो गाय की सेवा इटसेल्फ आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी चीज बोली जाती है, और हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छी चीज बोली जाती है, ठीक है। और उसके अलावा इनमें बोला जाता है फोटो सेंसिटिव कुछ आपके द्रव्य हैं, तो उसमें काष्ठतुंबर, बाकुची, मूली के बीज, अंजीर और भल्ला तक है। तो अंजीर आप पेशेंट्स को खाने के लिए दे सकते हो। और अंतः मार्ग और क्षुद्र कुष्ठ में बाह्य मार्ग की औषधि प्रोवाइड होती है। वैसे भी नॉर्मल स्किन, सिंपल स्किन डिसीजेस होती हैं, तो आप कई बार सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी चीजें दे देते हो, काम चल जाता है। लेकिन मैं यही कहती हूँ, आपके क्षुद्र कुष्ठ के भी पेशेंट आते हैं, अगर आपको लगता है कि सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से काम चलेगा, तो भी देख लो उनके गत पाचनगत क्या विकृति है। तो दीपन पाचन और लोमन अगर उनके पाचन की विकृति पर काम करके स्किन को ट्रीट कर दोगे, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपका रिजल्ट सस्टेन रहेगा। क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है, जिस जमाने की बुक है, हमारे कॉलेज के टाइम की है, तो आप ये समझ सकते हो 25-30 साल तो इन सब बुक को ऐसे हो चुका है। और 25-30 साल में आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का तरीका है बदला है। मतलब अब हम लोग मान कर चलते हैं, कुछ लोग खास करके, कि एक बार ट्रीट कर दो तो पेशेंट को दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर उस माइंडसेट से चलना है, तो प्रॉपर आप उसके पाचन विकृति को ठीक कर दीजिए, लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक कर दीजिए। और वही एलोपैथी वाला माइंडसेट रखा करो कि पेशेंट को जब आपने एक बार ठीक भी कर दिया ना, तो भी उनकी मंथली विजिट रखा करो। और फिर ऐसे कई सारे मंथली विजिट के बाद में आप 6 मंथली विजिट भी रख सकते हो। अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा अपनी स्किन को लेकर के ना, तो वो आपके पास पक्का आएगा, जैसे वो एलोपैथी में जाता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है ना हर 10 दिन पर एक नया डॉक्टर आजमाइश करने की, तो उन वो पेशेंट की बात अलग है, वो जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं, कहीं पर भी टिकना भी पड़ता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। सभी प्रकार के कुष्ठ में आपकी आरोग्यवर्धिनी, उस दिन मैंने बताया था ना कि स्किन डिसीजेस में आरोग्यवर्धिनी को महामंजिष्ठाधिक्वात के साथ दे सकते हो। सुखोष्ण जल के साथ इन्होंने लिखा, बट आप महामंजिष्ठाधिक्वात के साथ देखिएगा या खदीरा रिष्ट के साथ दीजिएगा, आपको और अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। महातिक्तघृत, पंचतिक्तघृत, महाखदीरघृत, ये सब सारी चीजों का आप पान करा सकते हो। उष्ण गोदूध के साथ उसको दे सकते हैं, हालांकि गोदूध के साथ हमने घृत वगैरह नहीं पान कराया हुआ है। फिर बृहत मंजिष्ठाधिक्वात है, पटोलाधिक्वात कोई भी यूज कर सकते हो। खदीरा रिष्ट बढ़िया ट्रीटमेंट अच्छा था। बृहत पंचनिम्बादि चूर्ण, जहाँ पर क्लेद वगैरह बहुत जैसी संप्राप्ति है, वहां पर आप पंचनिम्ब के चूर्ण वगैरह यूज कर लीजिए, सामान्य जल से ही उसको दीजिएगा। कुछ लोग रस औषधियाँ बहुत बढ़िया यूज करती हैं, वात के और कपोल वगैरह, जैसे रसमाणिक्य वगैरह है, रस सिंदूर है, गंधक धूतरी, गंधक रसायन आपके रस औषधियों में एक तरीके से आ जाएगा। वातोलवण के केस में तालकेश्वर रस को गोघृत वगैरह के साथ में देते हैं। हालांकि मैंने इस तरह के कॉम्बो कम यूज करे हैं। रसमाणिक, स्वर्णमाछिक आपको पता ही कि बहुत बढ़िया काम करता है। आयरन वगैरह के लेवल पर, एनीमिया के लेवल पर, प्लेटलेट काउंट वगैरह कम रहता है, तो वहाँ पर भी काम करता है। तो वैसे भी जब कुछ प्रॉब्लम हुई तो रस रक्त पाचक जब चलाते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका पांडु टाइप का ट्रीटमेंट ही होता है। और दारू हरिद्रा चूर्ण को मधु के साथ कुछ लोग देते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। गंधक रसायन तो फेवरेट ही हो मेजॉरिटी लोग का। कफोलबण में भी चालमोगरा चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, तो महातालकेश्वर के साथ में माणिक्य, रसमाणिक्य और सब ये सब वही है। गलित कुष्ठ जो होता है, अगर इस तरह का आ जाता है, लेप्रोसी की जो खराब से स्टेज होती है, वो गलित कुष्ठ टारी रसी आता है। कुष्ठ कुठार रस और दारू हरिद्रा चूर्ण। दारू हरिद्रा यहाँ पर भी करती है, क्योंकि दारू हरिद्रा या रसांजन आपको पता है बहुत बढ़िया व्रण का लेपन करती है, व्रण का शोधक होती है। तो दारू हरिद्रा बहुत बढ़िया काम करती है। और आपके अंजन के फॉर्मेट में भी रसांजन में दारू हरिद्रा ही तो होती है, और अच्छी क्वालिटी के दारू हरिद्रा तो मिल नहीं पाती है। हालांकि इधर क्या बोलते हैं, उत्तराखंड वगैरह में मिलती है, बट उधर गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, तो प्रॉपर लोगों को जो मार्केट में मिलती है ना, दारू हरिद्रा होती ही नहीं, वो मिलावटी होती है।
फिर वामा, दद्रु, कंडू तथा बिचरिका, ये जो स्केबीज वगैरह, एक्जिमा उग्जिमा के सारे केसेस हैं, उसमें आप गंधक रसायन बहुत बढ़िया यूज कर सकते हो। और सूत्रकुष्ठ में स्वेतारी रस वगैरह, ये सब घासीज पत्र रस वगैरह या सूत्रकुष्ठ चूर्ण आते हैं, या ब्याकुची चूर्ण और अमल की क्वाथ वगैरह अकेले भी लोग चला कर देखते हैं। और एमएल कंपनी की लिकोस्किन आती है, लिकोस्किन ड्रॉप भी आता है। तो इस तरह की बहुत सारी आज की डेट में कंपनियां बनाती हैं। कुछ लोग सफ़ेद दाग तेल करके नाम से भी दवाएं बनाती हैं। तो बहुत सारे कॉम्बो आपके पास में मार्केट में अवेलेबल है। और सिंपल स्किन डिसीजेज में आपको और बता दूं कि आपके पास जो है, जैसे वो सब हैं, क्या बोलते हैं, कभी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए और हल्का सा पानी डाल करके वो भी स्किन पर लगवा कर आधे घंटे नहाने से पहले लगा ले पेशेंट, उसके बाद नहाए। नॉर्मल में आपको ऐसे ही पता है कि जिन लोगों को भी स्किन डिसीज रहती है, हम लोग तुरंत सोप का एप्लीकेशन बना कर आते हैं। कपड़ों के केस में भी बहुत ख्याल रखना होता है कि कॉटन के कपड़े पहनने हैं और सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने। कपड़े हमेशा वॉश करे हुए, धूप में सूखे हुए, और साथ में आयरन करे हुए कपड़े, क्योंकि उन्हीं कपड़ों में वही सारी चीज़ें लगी रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। स्किन डिसीज के केस में पर्सनल हाइजीन लेवल का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का ख्याल रखना पड़ता है। आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जो विरुद्धाहार विहार वो सब सारी चीज़ें छोड़ते हो तब ट्रीटमेंट अच्छे से काम करता है। और मनोवासरोतस पर काम करना तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ औषधियाँ भी दे सकते हो, और अदरवाइज आप नस्य कराएंगे, शिरोधारा कराएंगे, ओम का उच्चारण है, भ्रामरी है, और कुछ और प्राणायाम योगासन है, या नाड़ी शोधन जरूर कराइए। तो उन सबसे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, तो अगर मेरे को टाइम मिलेगा